बच्चों आज हम करेंगे एनसीईआरटी के फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स। चैप्टर 1 इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोर्स बिटवीन टू स्मॉल चार्ज्ड स्फीयर्स हैविंग चार्जेस ऑफ 2 × 10⁻⁷ कूलम एंड 3 × 10⁻⁷ कूलम प्लेस 30 सेंटीमीटर अपार्ट इन एयर। कंसिडर किया हमने ये दो चार्जेस Q1 है 2 × 10⁻⁷ कूलम and Q2 is 3 × 10⁻⁷ कूलम and they are placed at a distance 30 सेंटीमीटर अपार्ट। अगर हम इसको MKS यूनिट में कन्वर्ट कर दें तो मीटर में होगा 30 × 10⁻⁻² मीटर। नाउ द कूलम फोर्स बिटवीन देम F इज इक्वल्स टू, ये फॉर्मूला होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इफ द मीडियम बिटवीन द चार्जेस इज एयर। तो यहाँ पर एयर है तो ये एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा मॉड Q1 मॉड Q2 ओवर आर स्क्वायर। F इज इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट की, ये वैल्यू होती है 9 × 10⁹ इंटू मॉड Q1 मैग्नीट्यूड गिवन है 2 × 10⁻⁷ इंटू मॉड Q2 की वैल्यू है आपके पास 3 × 10⁻⁷ अपॉन आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 30 × 10⁻², स्क्वायर करेंगे तो 30 × 10⁻² अगेन। F इज इक्वल्स टू, अगर आप ये वैल्यूज कैंसिल कर दें 3 से 3 10 × 30 एंड यहाँ पर 3 से 3 3 × 9 3 10 × 30, तो आपका पास आ गया 3 2 × 6 × 10⁻9 ये है इंटू 10⁻⁻7 एंड -7 -14 एंड ये 10 × 10 आपके पास 100 हो जाएगा और ये -2 × -4, तो नीचे -2 रिमेन होगा, जब वो ऊपर आएगा तो 10⁻+2 एंड F इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 2 and 9 11 एंड -14, तो बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, -14 एंड +11 हो जाएगा -3 न्यूटन। तो ये आ गया फोर्स। सेकेंड क्वेश्चन इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑन अ स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज 0.4 माइक्रोकूलम ड्यू टू अनदर स्मॉल स्फीयर ऑफ चार्ज -0.8 माइक्रोकूलम इन एयर इज 0.2 न्यूटन। What is the distance between the two spheres? B part, what is the force on the second sphere due to the first? तो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको गिवन है फर्स्ट चार्ज Q1 0.4 माइक्रोकूलम और 0.4 माइक्रोकूलम को अगर हम कन्वर्ट करेंगे तो इंटू 10⁻⁶ कूलम एंड Q2 जो गिवन है -0.8 माइक्रोकूलम और ये हो जाएगा -0.8 × 10⁻⁶ कूलम। ये ऑपोजिट चार्जेस के बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है 0.2 न्यूटन का, तो हमको इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q1 मॉड Q2 बाई आर स्क्वायर। कूलम फोर्स हमने अब यूज़ किया। F की वैल्यू आपको गिवन है 0.2, 9 × 10⁹ एक कांस्टेंट की वैल्यू, मॉड Q1 आपके पास वैल्यू है 0.4 × 10⁻⁶ एंड Q2 निगेटिव है बट हमको मॉड कंसिडर करना है तो मैग्नीट्यूड जो हो जाएगा वो पॉजिटिव 0.8 × 10⁻⁶ अपॉन आर स्क्वायर, वी हैव टू फाइंड आर स्क्वायर। ये आर स्क्वायर क्रॉस मल्टीप्लाई में गया तो आर स्क्वायर 0.2 आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई कर लेते हैं 9 × 4 × 36 3.6 इंटू ये है आपके पास 0.8 × 10⁻9, ये -6 एंड -6 12 एंड 9 -3, आर स्क्वायर आपके पास आ जाएगा 3.6 इंटू 0.8 × 10⁻³ अपॉन 0.2। पॉइंट से पॉइंट अगर हम रिमूव कर दें तो 2 से कैंसिल हो जाएगा 4 जा, तो आपके पास ये वैल्यू आ गई
आर स्क्वायर 36 इंटू 4, तो आर स्क्वायर आ जाएगा आपके पास 4 6 जा 24, 4 3 जा 12 एंड 2 14, डेसिमल का 1 प्लेस इंटू 10⁻³ एंड आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1.44 इंटू 10⁻², और अगर आप इसका स्क्वायर रूट करें तो आर 1.44 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 1.2 और इंटू 10⁻12 -2 का -1, ये अपॉन में आएगा तो r इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 10 एंड r की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 0.12 मीटर MKS यूनिट में, और अगर आप इसे 100 से मल्टीप्लाई करें तो 12 सेंटीमीटर आप लिख सकते हैं। ये तो फर्स्ट पार्ट था। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द फोर्स ऑन द सेकेंड स्फीयर ड्यू टू द फर्स्ट। तो सेकेंड पार्ट में बी में जो दो स्फीयर होते हैं वो आपस में जो फोर्स अप्लाई करते हैं एक दूसरे पर, जो फर्स्ट ऑन सेकेंड करता है या जो सेकेंड ड्यू टू फर्स्ट होता है, ये दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट होते हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ को ओबे करते हैं। तो फोर्स जो है जो सेकेंड फर्स्ट पे लगाएगा वही फर्स्ट सेकेंड पे लगाएगा, और आंसर इज सेम जो क्वेश्चन में गिवन है 0.2 न्यूटन। नाउ थर्ड क्वेश्चन इज चेक दैट the ratio KE square upon GME/MP is dimensionless. Look up a table of physical constants and determine the value of this ratio. What does the ratio signify? तो बच्चों ये जो रेशियो है KE square over GME/MP, इसमें जो K है ये कांस्टेंट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट को ही हम K बोलते हैं, स्मॉल के। इसकी जो यूनिट है वो होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम की पावर -2। ई चार्ज की एसआई यूनिट होती है कूलम एंड स्क्वायर है ई का, अपॉन जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसकी एसआई यूनिट होती है न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी की पावर -2, ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन kg और MP मास ऑफ प्रोटॉन अगेन kg। तो अगर हम इसको कैंसिल करें तो न्यूटन न्यूटन कैंसिल आउट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, ये कूलम स्क्वायर है पॉजिटिव, ये -2 तो ऐड होके पावर 0 हो जाएगी, ये और ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ये kg की पावर -2 और ये +1 तो kg +2 -2, तो आपके पास जो है ये कोई एक नंबर प्योर नंबर 1 बचेगा। मीन्स ये एक यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस वैल्यू है। तो आपको प्रूव करना था कि इज डायमेंशनलेस रेशियो, तो ये डायमेंशनलेस रेशियो हो गया। नेक्स्ट पार्ट है व्हाट डज द रेशियो सिग्निफाई। ये रेशियो क्या सिग्निफाई करता है, क्या बताता है। तो अगर हम एक फोर्स कैलकुलेट करें, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कूलम्स लॉ से, दो चार्जेस के बीच में जिसकी वैल्यू होती है K और 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q1 Q2 दो चार्जेस हैं, एक प्रोटॉन का एक इलेक्ट्रॉन का, अपॉन R स्क्वायर, और नेक्स्ट फोर्स लें ग्रेविटेशनल फोर्स Fg प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच में, तो G ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, MP मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन R स्क्वायर, और अगर हम इन दोनों को डिवाइड कर दें, इनका रेशियो लें, तो आर स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और ये जो वैल्यू आएगी FE अपॉन FG ये आ जाएगी KE स्क्वायर अपॉन GME/MP। और अगर आप ये देखें तो KE स्क्वायर GME/MP ये जो रेशियो है ये रिप्रेजेंट करता है द रेशियो, ये रिप्रेजेंट करता है रेशियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स FE and gravitational force Fg between an electron and a proton. 1.4 Explain the meaning of the statement electric charge of a body is quantized. तो बच्चों क्वांटाइजेशन मीन्स होता है जो किसी भी बॉडी पे चार्ज होता है Q, वो इलेक्ट्रॉन के चार्ज E का इंटीग्रल मल्टीपल होता है। मीन्स जो इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इसका 1 टाइम्स 2 टाइम्स 3 टाइम्स मीन्स पूरा फुल
टाइम्स होता है, तो n एक पूरा नंबर है, इंटीजर नंबर है। अगर किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं तो उस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और किसी को इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो उस पर नेगेटिव। तो किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है इट इज एन इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बेसिक चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और इसी स्टेटमेंट को बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज ऑफ अ बॉडी इज क्वांटाइज्ड। ये था फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट, व्हाई कैन वन इग्नोर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज when dealing with macroscopic और large scale charges। तो इस वाले फॉर्मूले में बी पार्ट का आंसर, ये जो E की वैल्यू है बच्चों ये बहुत ही स्मॉल है। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो पॉइंट्स में आएगी 18 E इज इक्वल्स टू ये वैल्यू 1.6 अपॉन 10⁻19। अगर आप इसे डिवाइड करेंगे तो ये वेरी वेरी स्मॉल वैल्यू होगा। अब अगर आप लार्ज स्केल और मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात करेंगे तो नंबर ऑफ चार्जेस बहुत सारे हो जाएंगे। तो ये जब मैक्रोस्कोपिक लेवल की बात होती है तो ई इतना स्मॉल होता है कि कैन बी इग्नोर्ड। बड़े इस लेवल में वो चार्ज एक इलेक्ट्रॉन का नहीं होता, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत सारे हो जाते हैं और उनको हम एज अ कंटिन्यूअस चार्ज कंसिडर कर लेते हैं। तो मैक्रोस्कोपिक लेवल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये जो चार्जेस है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना स्मॉल है कि हम इसको कंसिडर ही नहीं करते, और चार्ज हम एज अ कंटिन्यूअस कंसिडर करते हैं और उसको इग्नोर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ ग्लास रॉड इज रब्ड विद अ सिल्क क्लॉथ, चार्जेस अपीयर ऑन बोथ। अ सिमिलर फिनोमेना इज ऑब्जर्व्ड विद मैनी अदर पेयर्स ऑफ bodies. Explain how this observation is consistent with the law of conservation of charge. Initially हमने कंसिडर की एक ग्लास रॉड और इसको रब किया विद सिल्क क्लॉथ। इनिशियली चार्ज ऑन ग्लास रॉड इज 0 और चार्ज ऑन क्लॉथ इज ऑल्सो 0। तो चार्ज before rubbing is 0, total charge before rubbing is 0. When we rub glass rod with silk, तो क्या होता है रब करने से some of the electrons वो ट्रांसफर हो जाते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी पे, और एक बॉडी जो है पॉजिटिवली चार्ज हो जाती है एंड अनदर बॉडी निगेटिवली चार्ज। इलेक्ट्रॉन हमेशा ट्रांसफर होते हैं लो वर्क फंक्शन वाली बॉडी से हाई वर्क फंक्शन जो होता है। वर्क फंक्शन क्या होता है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट करने के लिए जो मिनिमम एनर्जी होती है। तो आफ्टर रबिंग टोटल जो पॉजिटिव चार्ज यहां डेवलप होगा और टोटल नेगेटिव चार्ज होगा, अगर आप इसका सम कैलकुलेट करें तो अगेन जो नेट चार्ज है वो 0 आ जाएगा। तो टोटल चार्ज बिफोर रबिंग इज इक्वल्स टू है टोटल चार्ज आफ्टर रबिंग। तो इसलिए ये कंसिस्टेंट है विद द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन चार्ज को ओबे करता है। हमको जो लगता है चार्ज यहां पर डेवलप हो गए हैं, पहले नहीं थे, तो टोटल चार्ज पहले भी 0 था और अभी भी टोटल चार्ज 0 ही है। तो बिफोर एंड आफ्टर रबिंग चार्जेस आर इक्वल, और ये कंसिस्टेंस है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 point charges QA 2 microcoulomb, QB -5 microcoulomb, QC 2 microcoulomb, QD -5 microcoulomb are located at the corners of a square ABCD of side 10 centimeter. What is the force on a charge of 1 microcoulomb placed at the center of the square? तो बच्चों कंसिडर करते हैं एक स्क्वायर ABC एंड D। जो चार्जेस यहां पर प्लेस्ड हैं, QA आपको गिवन है 2 माइक्रोकूलम, QB -5 माइक्रोकूलम, QC 2 माइक्रोकूलम एंड QD -5 माइक्रोकूलम। और इस स्क्वायर के सेंटर पे
जहाँ पर दोनों डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं, सेंटर O पर एक चार्ज रखा गया है 1 माइक्रो कूलम का। आपको नेट फोर्स बताना है यहाँ पर। तो फर्स्ट फोर्स आप F1 अगर फाइंड करें ड्यू टू दिस QA, इस QA की वजह से यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये भी पॉजिटिव, तो इसे रिपेल करेगा। तो F1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी, F1 का मैग्नीट्यूड 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA Q1 Q2 मॉड Q1 मॉड Q2 अपॉन R स्क्वायर, कूलम फोर्स का फॉर्मूला F इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू होगी 9 × 10⁻⁹, कांस्टेंट है। Q1 जो फर्स्ट चार्ज है 2 माइक्रो कूलम है, तो 2 × 10⁻⁻6, एंड Q2 जो ये सेंटर पे प्लेस्ड है 1 माइक्रो कूलम 1 × 10⁻⁻6 कूलम। एंड R स्क्वायर, ये जो साइड है स्क्वायर की वो 10 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर। तो डायगोनल ऑफ द स्क्वायर बिकम्स साइड रूट 2, तो ये पूरा हो जाएगा 10√2, डायगोनल 10√2, और ये डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं। अगर 10√2 को डिवाइड करें 2 से तो आपके पास आ जाएगा 5√2, और ये डिस्टेंस भी 5√2, डायगोनल बाइसेक्ट्स ईच अदर 5√2 एंड 5√2। ये जो डिस्टेंसेज है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, ये ऑल आर सेम इक्वल। तो R स्क्वायर, R है 5√2, सेंटीमीटर के मीटर बनाएंगे तो 5√2 × 10⁻⁻2 स्क्वायर। F1 की जो वैल्यू आ जाएगी हमारे पास वो आ जाएगा 9×2 = 18 × 10⁻9n-12 अपॉन 5 स्क्वायर 25√2 का 2 × 10⁻⁻4। F1 इज इक्वल टू 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 9 जा, अगर हम इसको डिवाइड करें तो 0.90, 25 3 जा 75 एंड 25 6 जा 150 × 10⁻⁻4 ऊपर आएगा, तो ये हो जाएगा +4 -3 मीन्स 10, और जो F1 फोर्स आ जाएगा इसकी वैल्यू होगी 3.6 न्यूटन इस डायरेक्शन में। नाउ ड्यू टू QC, यहाँ पर जो फोर्स लगेगा ये QC भी इसको रिपेल करेगा, और ये इस डायरेक्शन में होगा F2, क्योंकि जो चार्जेस हैं 2 और 1 माइक्रो कूलम वो भी सेम है जैसे पहले केस में थे, एंड डिस्टेंस भी इक्वल है, तो F2 भी सिमिलरली सेम 3.6 न्यूटन कैलकुलेट करके आएगा। और अगर आप इनका नेट निकालेंगे, नेट फोर्स F1 और F2 का, तो F1 - F2, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के अकॉर्डिंग माइनस करके नेट आपके पास 0 आ जाएगा, तो ये एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। सिमिलरली F3, ये B पॉइंट की वजह से यहाँ पर इस 1 को, ये नेगेटिव है ये पॉजिटिव है, तो ये इसे एब्ट्रैक्ट करेगा F3, ये -5 माइक्रो कूलम, और ये -5 माइक्रो कूलम इस 1 माइक्रो कूलम को अट्रैक्ट करेगा F4, क्योंकि ये दो चार्जेस के मैग्नीट्यूड -5 एंड 1, ये F3 के और F4 के भी -5 माइक्रो कूलम और 1 ये सेम है, डिस्टेंस भी इक्वल है, तो F3 इज इक्वल टू भी F4 आ जाएगा। कैलकुलेट करे बिना भी आप लिख सकते हैं डायरेक्ट। और नेट फोर्स अगर आप इनका भी देखें तो वो F3 - F4, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में है, ये भी 0 आ जाएगा। तो इन चारों की वजह से जो फोर्सेस आएंगे, इसने इसको कैंसिल कर दिया, ये ऑपोजिट हैं, F3 F4 ने भी कैंसिल कर दिया, तो नेट फोर्स एट सेंटर जो है वो 0 आ जाएगा, तो नेट फोर्स इज 0। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन इज अ कंटिन्यूअस कर्व, दैट इज अ फील्ड लाइन कैन नॉट हैव सडन ब्रेक्स, व्हाई नॉट। तो बच्चों देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती हैं, दे मे बी स्ट्रेट लाइन और दे मे बी कर्व्स। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि यहाँ पर सडन ब्रेक नहीं हो सकता है। एक्चुअली ये जो फील्ड लाइंस होती हैं, ये पाथ होती हैं एक चार्ज का, एक पॉजिटिव चार्ज का, जिस पे फोर्स लगता है F = QE, और वो कंटिन्यूस उसका पाथ होता है जिससे वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक चलता है इस फोर्स की वजह से। इसलिए इसको
इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो ये कंटिन्यूस फोर्स लगता है और ये जिस पाथ को फॉलो करता है ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड में, इसी पाथ को हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इसलिए ये कंटिन्यूसली फोर्स लगता है और ये चलता रहता है उस पाथ पे, इसलिए इसमें सडन ब्रेक नहीं हो सकता। अगर सडन ब्रेक हो गया तो इट मीन्स ये चार्ज यहाँ से यहाँ तक गया और यहाँ से इस पर फोर्स ही नहीं लगा, तो ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये चार्ज पार्टिकल कंटिन्यूसली फोर्स लगते हुए यहाँ से यहाँ तक गया। तो इसलिए सडन ब्रेक्स नहीं होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पे, क्योंकि वो कंटिन्यूस पाथ रिप्रेजेंट करते हैं किसी पॉजिटिव चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड में। सेकेंड पार्ट बी, explain why two field lines never cross each other at any point. सपोज फील्ड लाइन, एक फील्ड लाइन ये है और एक फील्ड लाइन ये है और ये क्रॉस कर देते हैं, तो देन एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इस फर्स्ट कर्व के अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करें तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग ये रिप्रेजेंट करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी को। और यहां पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करें इस कर्व पर तो ये भी जो टेंजेंट है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करती है। तो सपोज इफ दे इंटरसेक्ट तो क्या होगा, एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी विल हैव टू डायरेक्शन विच इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी की एक पॉइंट P पर स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है, सिंगल डायरेक्शन, और यहां पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे दो डायरेक्शन पॉसिबल हो जाएंगी, इसलिए ये दो लाइंस इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, टू पॉइंट चार्जेस QA 3 microcoulomb and QB minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. What is the electric field at the midpoint O of the line AB joining the two charges? Consider these 2 points A and B. चार्ज QA जिसकी वैल्यू 3 माइक्रोकूलम है वो A पर प्लेस्ड है, एंड चार्ज -3 माइक्रोकूलम B पर। ये जो डिस्टेंस है AB ये 20 सेंटीमीटर है, मिड पॉइंट O 10 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर बोथ एंड से हो जाएगा। यहां पर हमको टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है। तो सिंगल चार्ज की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला यहां पर होता है वो फॉर्मूला होता है E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मॉड Q बाई R स्क्वायर। तो इस QA की वजह से यहां पर जो हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे उसकी वैल्यू E1 हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, कांस्टेंट की वैल्यू 9 × 10⁹ मॉड Q चार्ज जो है 3 माइक्रोकूलम है इंटू 10⁻⁻6 कूलम बन जाएगा, R स्क्वायर इसकी वजह से ये डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर पे, तो 10 × 10⁻2 इसको मीटर में कन्वर्ट कर देंगे, R स्क्वायर। E1 इज इक्वल टू 9 × 3 × 10⁻9 - 6 3 अपॉन में ये 10⁻⁻1 का स्क्वायर हो जाएगा -2, 9 3 जा 27 × 10⁻⁻, ऊपर आके 5 न्यूटन कूलम की पावर -1, ये E1 हो गया। अब इसकी डायरेक्शन अगर हम देखें इसकी वजह से इस पॉइंट पर, तो यहाँ पर डायरेक्शन फाइंड करने के लिए एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज Q0 रखते हैं। ये पॉजिटिव चार्ज 3 माइक्रोकूलम इस Q0 को रिपेल करेगा और E1 की डायरेक्शन ये हो जाएगी -3 कूलम माइक्रोकूलम इसको अट्रैक्ट करेगा और E2 की डायरेक्शन इधर। अगर हम E2 फाइंड करें तो E2 की वैल्यू भी, क्योंकि दोनों चार्जेस Q1 एंड Q2 सेम हैं, ये 3 एंड -3 माइक्रोकूलम एंड डिस्टेंसेस भी इक्वल हैं, तो सॉल्व करके यही वैल्यू आ जाएगी 27 × 10⁵ न्यूटन कूलम के R -1। क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है तो इनका नेट निकालने के लिए हम इनको ऐड कर देंगे, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E इज इक्वल टू E1 प्लस E2। E इज इक्वल टू E1 है 27 × 10⁵ प्लस E2 again same 27 × 10⁵। E is equals to 10⁵ common, 27 plus 27 54। E is equals to 5.4 × 10⁻6 न्यूटन कूलम के R -1।
ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई एट द मिड पॉइंट O. And second part is, if a negative test charge of magnitude 1.5 10 raised to power minus 9 coulomb is placed at the point, what is the force experienced by the test charge? तो यहाँ पर हमने अगर एक टेस्ट चार्ज पुट किया तो उस पर जो फोर्स का फॉर्मूला होता है सेकेंड पार्ट F, वो होता है Q इंटू E. कोई भी चार्ज Q जब इलेक्ट्रिक फील्ड E में प्लेस्ड होता है तो उस पर फोर्स लगता है फिजिकल टू QE. जो यहाँ पर चार्ज प्लेस्ड है उसकी वैल्यू नेगेटिव है 1.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 9, बट हम मैग्नीट्यूड वैल्यू पुट करते हैं इसलिए पॉजिटिव, इंटू ई जो यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड है नेट, विच इज इक्वल टू 5.4 इंटू 10 रेज टू पावर 6. F is equals to 15 4 जा 60, 15 5 जा 81 into 10 raised to power minus 3, and F is equals to 8.1 into 10 raised to power minus 3 न्यूटन. बट इसकी जो डायरेक्शन होगी वो, क्योंकि ये जो टेस्ट चार्ज है वो नेगेटिव है, तो उसकी डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड जो ये टोटल आई है नेट उसके जस्ट ऑपोजिट होगी. तो ये डायरेक्शन इधर होगी फ्रॉम B टू A. तो डायरेक्शन इज फ्रॉम B